हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि अब से हर संडे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी मैट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना और उसे अप्लाई करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? यस। और अगर इससे रिलेटेड ऑडिटर की कोई भी ड्यूटी है तो वो बताओ। तो अब इसमें क्या एग्जैक्ट आंसर लिखना है उसके लिए आ जाओ पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 में स्कोप ऑफ ऑडिट का थर्ड पॉइंट, इसमें आ जाओ थर्ड पैरा पे। ये आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। तो इसमें ये लिखा है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिसके करने के लिए उन्हें कुछ जजमेंट्स लेनी पड़ती है, कुछ जजमेंट्स करनी पड़ती है। जिसका एक एग्जाम्पल है चूजिंग ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। दैट इज कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करें, कौन से मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करें। और इससे रिलेटेड ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो ये इवेल्युएट करे कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो उसका सिलेक्शन और कंसिस्टेंट एप्लीकेशन किया जा रहा है, और ये जो सिलेक्शन है ये प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, और ये जो कंसिस्टेंट एप्लीकेशन है ये पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे किया जा रहा है। और इसमें एग्जैक्टली यही आंसर लिखना है। होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स रीड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन, डिस्कस। तो अब इसके लिए ना सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 22 पे। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ना तो सबसे पहले हम उसे डिफाइन करेंगे। दैट इज सबसे पहले तो ये बताओ कि एश्योरेंस एंगेजमेंट होता क्या है। एश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन लिखो। फिर हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट रेस्ट्रिक्टेड है टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन, डिस्कस। तो आप पहले ये समझाओगे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, फिर आप ये बताओगे कि इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोन, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू, लिखो, इट एक्सटेंड्स टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनल कंट्रोल ऑल्सो। दैट इज आप ये बता रहे हो कि इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती है, लाइक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन, इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन। एंड देन कम टू पेज 26। और आप यहाँ से ये बताओगे कि कितने एग्जाम्पल्स होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। दैट इज बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं। पहला ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रोवाइड कराता है रीजनेबल एश्योरेंस। वही रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो वही एग्जामिनेशन ऑफ PFI, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये प्रोवाइड करता है एश्योरेंस रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अजम्पशन फॉर्मिंग बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन एंड रिलेटेड मैटर्स। आपको एग्जैक्टली यही सेम चीज़ लिखनी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप जब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हो तो आपको अश्योरेंस मिलती है रिगार्डिंग रिजनेबिलिटी ऑफ अजम्पशन। आपने जिस अजम्पशन के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन बनाई है ना, आपको उस अजम्पशन की रिजनेबिलिटी के बारे में एविडेंस मिलता है, अश्योरेंस मिलता है कि हाँ ये अजम्पशन रिजनेबल है, सही है। तो वहीं रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अश्योरेंस रिगार्डिंग डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल। जब आप इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करते हो तो आपको पता चलता है कि वो कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन और ऑपरेट कर रहा है। एंड हियर वी आर डन विद अवर सेकंड आंसर। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। एन assurance engagement involves a third party relationship, three party relationship. Discuss meaning of three parties in such an engagement. For this, come to page 1.23, that is page number 23. Elements of an assurance engagement का first point ये है कि assurance engagement a three party relationship involving a practitioner, a responsible party and intended users. तो देखो अकेले सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा ना तो पहले आप ये बताओगे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है। दैट इज़ आप एश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद आप ये वाला पॉइंट लिखोगे कि एक एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व करता है इन अबव सेट तीन पार्टीज़ को, जिसमें से प्रैक्टिशनर जो होता है वो पर्सन होता है जो प्रोवाइड कराता है अश्योरेंस, और ये प्रैक्टिशनर एक ब्रॉडर टर्म है देन ऑडिटर। आप बोल सकते हो कि ये ऑडिटर प्रैक्टिशनर है, पर हर प्रैक्टिशनर ऑडिटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑडिट रिलेटेड होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, बट ज़रूरी नहीं है कि एक प्रैक्टिशनर सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में ही अश्योरेंस प्रोवाइड कराए। देन कम्स अवर रिजनेबल पार्टी। अब ये प्रैक्टिशनर अश्योरेंस प्रोवाइड क्या पे कराएगा? कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी उसको लेके ये अश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो पार्टी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर,
दैट इज जिस इंफॉर्मेशन पे प्रैक्टिशनर को अश्योरेंस प्रोवाइड करानी है, उस इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट मैटर की प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो पार्टी, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इंटेंडेड यूज़र कौन हुआ? जिसके लिए ये इंफॉर्मेशन बनाई जा रही है, जो इस एश्योरेंस के बेसिस पे बनाई गई रिपोर्ट को यूज़ करेगा फॉर मेकिंग डिसीजंस। जैसे आप किसी ऑडिटर की बनाई हुई रिपोर्ट देख के डिसाइड कर रहे हो, अच्छा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड हियर वी आर इवन डन विथ अवर थर्ड क्वेश्चन। देखो आईसीआई ये नहीं बोलता कि हम 6 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप एकदम भर भर के लिखो। भर भर के नहीं लिखना है, चाहे छोटा से छोटा आंसर लिख के आओ, बट ना जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स होती है, जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसका यूज़ करो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दैट अ प्रैक्टिशनर इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द अश्योरेंस। अब इसके लिए मैं जब लिखूँ आंसर, उस पर मैं बहुत सारा ओन वर्ड्स में प्रैक्टिशनर इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करता है, उसमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करता है, उससे एविडेंस ऑब्टेन करता है, फिर उसमें एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। क्या इसमें ये 100 चीज़ें लिखने की बात है? यहाँ पे पूछा क्या है सिंपल सा कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या सिर्फ 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, और अगर होती है तो वो कौन सी 3 पार्टीज हैं, उनका मतलब समझाओ, दैट्स इट। ये थोड़ी पूछा है कि वो एक एक पार्टी क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है, जो आप सब चीज़ एक्सप्लेन करोगे। तो मेन आप जब भी स्टार्ट करो ना एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, आंसर लिखना, तो सबसे पहले पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ोगे आप। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक एश्योरेंस एंगेजमेंट 3 पार्टी रिलेशनशिप इन्वॉल्व करती है, अब बताओ ये जो 3 पार्टी रिलेशनशिप है ना, ये क्या करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। अब आप यहाँ पे बताओगे कि वो एक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर को यूज़ करते हैं, उस पर एक सूटेबल क्राइटेरिया लगाते हैं, और उससे वो एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, जिसके बेसिस पे वो रिपोर्ट इशू करते हैं। अब वहीं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ 3 पार्टी रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना, आगे का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 3 पार्टी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे। तो ये गलती हमें नहीं करनी है एग्जाम में। Then our next question is question number 4. A CA is specifically asked to check accounts whether fraud exists. State with reasons whether it is an example of reasonable assurance engagement. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट विद द रीज़न वेदर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो सबसे पहले अगर ये बहुत बड़े मार्क्स के लिए आ गया, 5-6 नंबर के लिए आ गया, तो क्या लिखना है? सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, दैट इज़ एश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन लिखोगे, जो हमने आंसर 2 में डिस्कस किया था ना, अश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन है, वो लिखना है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली रिजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में पूछा है, तो अब आप सेकंड पॉइंट में ये समझाओगे कि रिजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है। वो एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, बट नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो होती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती। तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया एश्योरेंस एंगेजमेंट, फिर हमने बताया कि रिजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट से हमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो मिलती है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं मिलती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस गिवन केस में कि ऑडिटर को स्पेसिफिकली बुलाया गया है ये चेक करने की कि क्या फ्रॉड एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ अभी यहाँ पे ऑडिटर को क्या रिजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा करना है? नहीं, उसे बताना है कि फ्रॉड है या नहीं। सो ये रिजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, बल्कि ये है काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके लिए आओ पेज नंबर 12 पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक द अकाउंट्स वेदर द फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो फर्स्ट पॉइंट में आप एक्सप्लेन करोगे एश्योरेंस एंगेजमेंट, सेकंड में आप लिखोगे कि जो रिजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, ना कि एब्सोल्यूट। और वहीं इस गिवन केस में, इस गिवन क्वेश्चन में एक सीए को स्पेसिफिकली बुलाया गया है ये चेक करने को कि क्या अकाउंट्स में फ्रॉड एग्जिस्ट करता है। एंड वी ऑल नो इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक द अकाउंट्स वेदर फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देयरफॉर इट इज नॉट अ रिजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, इट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आंसर कुछ इस तरीके से लिखा आएगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अगर कोई भी ऐसा आंसर है जो नहीं समझ आ रहा है या किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो, आपको प्रॉपर आंसर लिख के मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। An audit does not provide absolute assurance. Discuss how nature of audit procedures itself is the one of the reason due to which audit cannot provide absolute assurance. तो देखो इस आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे। आ जाओ पेज नंबर 14 पे। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट लिखना है दैट द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशन ड्यू टू विच एन ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error.
दिस फंडामेंटल लिमिटेशंस अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऑडिट से हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता है ड्यू टू सम रीजंस, और ये फंडामेंटल लिमिटेशंस जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो अराइज होते हैं ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। वन ऑफ दिस फैक्टर इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब डायरेक्ट इस पे क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के बारे में ही पूछा है। तो सबसे पहले ऑडिटर कैरी आउट करता है उसके काम को बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। हाउएवर देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट शो किया कि ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, पर उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होती है ऑन एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब आप ये समझाओगे कि ये प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, an auditor does not test all transaction and balances. He forms his opinion only by testing some. It is an example of practical limitation on the auditor's ability to obtain audit evidence. एंड देन लीगल लिमिटेशन क्या होगी, मैनेजमेंट हो सकता है आपको प्रोवाइड ना कराए सारी इन्फॉर्मेशन, और ऐसा कोई वे नहीं है जिसके थ्रू आप फोर्स कर सको मैनेजमेंट को कि नहीं आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। और यहाँ आपकी अराइज हो जाती है लीगल लिमिटेशन, आप लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते मैनेजमेंट के अगेंस्ट। हो सकता है मैनेजमेंट कंसिस्ट करती हो डिसऑनेस्ट और स्क्रपलेस लोगों की, या वो खुद ही इन्वॉल्व हो फ्रॉड में, वो एंगेज हो सकती है इन कंसीलिंग फ्रॉड बाय डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम, जो कि बहुत डिफिकल्ट कर देगा एक ऑडिटर के लिए टू डिटेक्ट द फ्रॉड। इससे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो ऑडिटर को लगे कि ये सही है बट एक्चुअल में वो फेक हो या नॉन जेन्युइन हो। देन ये भी पॉसिबल है कि एंटिटी एंटर करती हो किसी ट्रांजैक्शन से विद रिलेटेड पार्टीज जिसके बारे में ऑडिटर को कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, वो ट्रांजैक्शन सिर्फ पेपर्स में हो, एक्चुअल में तो अकर ही ना हुए हो। तो अगेन ये भी एक लिमिटेशन है ऑफ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट लिखोगे जहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज होती है, क्या ये प्रॉब्लम है। देन वन ऑफ दिस फैक्टर्स नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जैसे क्योंकि स्पेसिफिकली इसी के बारे में पूछा है। अगेन आप इसे स्टार्ट करोगे यहाँ से, आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होगा इस नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि इस पॉइंट पे आके ख़त्म होगा। देन आपका थर्ड पॉइंट स्टार्ट होगा एंड देन फोर्थ पॉइंट है, और इसके बाद फिफ्थ और लास्ट पॉइंट होगा हमारा ये। तो इससे आपने क्या किया, आपने 5 पॉइंट्स और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के लिखे, और उससे पहले आपने एक पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करा सकते क्योंकि कुछ लिमिटेशन। तो आपने यहाँ पे कवर कर लिए अपने 6 मार्क्स। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस, एंड विद दिस वी आर डन विद द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और इन केस आपको ये जो केस स्टडीज़ दिए हैं उनके आंसर चाहिए और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे मैं अपने रिटन नोट्स, रिटन आंसर्स के PDF बना के पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। इन केस आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के आंसर चाहिए होंगे, और अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के भी आंसर लिखे हुए चाहते हो तो वो भी अवेलेबल हो सकते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पर आपको एक मैसेज पिन करना होगा, दैट इज़ मैसेज करना होगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन केस कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड फॉर टुडे ओनली दिस मच। ऐसा आज संडे और हमने डिस्कस किया था कि हम लोग संडे को अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।